19th को होगा, 18th या 19th, 18th और 19th। ओके मैम। Yeah, so this is your unit 3 chapter 19 and it involves कि हम लोगों को देखना है कौन कौन से हम लोगों के ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड पेमेंट, ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब एसोसिएटेड विद पेमेंट्स, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट why this special attention is given in order to understand this financing of international trade. What are certain complications that are associated with financing the international trade? See, when we are doing domestic trade, so उस केस में क्या होता है, हम लोगों का सेम बैंक होता है, मतलब सेम बैंक मतलब कि हम लोगों का डोमेस्टिक नेशनल बैंक होता है, हमारे कंट्री के अंदर ही लोकेटेड होता है एंड सेम करेंसी होती है। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डोमेस्टिक ट्रेड में नहीं अराइज होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अराइज होती है, क्योंकि हम लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट पार्टी एंड इम्पोर्ट पार्टी इंक्लूड हो जाते हैं। एंड व्हेन वी से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पार्टी, इट डज नॉट मीन कि हम सिर्फ एक्सपोर्टर एज एन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या इम्पोर्टर एज एन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर, इट एक्चुअली मीन्स कि हम लोग कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर कंपनीज यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि डोमेस्टिकली तो हम लोग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ट्रेड कर लेते हैं, कंपनी टू कंपनी भी होता है, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी कर लेते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड में इतना नहीं होता है। सेकंड, हम लोगों की करेंसी सेम होती है, यहाँ पे सेम नहीं होती है। थर्ड, हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड में विद इन द नेशनल बाउंड्रीज रहते हैं, वेयर एज इंटरनेशनल ट्रेड में नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी complications arise होती हैं। So we will just discuss 3-4 complications and then we'll discuss that हम लोगों के कितने टाइप के मेथड्स हैं, पेमेंट मेथड्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एंड यहाँ से हमारा थ्योरी क्वेश्चन ही आता है जनरली। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व, या जो हम 5 टाइप के मेथड्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। सो नंबर 1 इज दैट एक्सपोर्टर माइट क्वेश्चन द इम्पोर्टर्स एबिलिटी टू मेक द पेमेंट। यहाँ पे तो क्या है कि ठीक है, हमें पता है ये इंडिविजुअल है, अगर उसने हम लोगों को या जहाँ से हम लोग जिसको भी हम लोग सेल कर रहे हैं, वो हमको अगर पेमेंट अभी नहीं कर रहा है, सो वी नो ऑल हिज डिटेल्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कॉन्टैक्ट हिम, या अगर एफआईआर लॉन्च करना है, जो भी करना है वो बहुत इजी होता है अगर हम डोमेस्टिकली ट्रेड कर रहे हैं तो। बट जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, उस केस में सेलर को बायर पे इतना ट्रस्ट नहीं डेवलप होता है कि वो पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, because again this is not individual to individual, instead this is company to company. Second, even if the importer is credit worthy, it's a government might impose exchange controls that prevent the payment to the exporter. As I said कि यहाँ पे हम लोगों का, क्योंकि नेशनल बाउंड्रीज मतलब नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं, तो सिर्फ एक्सपोर्टर एज अ कंपनी और इम्पोर्टर एज अ कंपनी का रोल नहीं होता है। इंस्टेड गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, चाहे वो हम लोगों के टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हो या नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हो, या कोई और भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं जिसकी वजह से पेमेंट में डिले हो सकता है। Number 3, importer might not trust the exporter to ship the goods ordered. इम्पोर्टर अगर पेमेंट पहले भी कर देता है तो उसके बाद भी अब सपोज एक्सपोर्टर को इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है, उसके बाद अगर एक्सपोर्टर पहले गुड्स शिप कर भी देता है तो भी क्या गारंटी है कि इम्पोर्टर पेमेंट कर देगा। या फिर वो जो गुड्स हैं उन गुड्स का क्वालिटी कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, सो वो सारी चीज़ों पे टाइमली डिलीवर होगा या नहीं, टाइम नहीं होगा डिलीवर, सो ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। फोर्थ, इवन इफ एक्सपोर्टर शिप्स द गुड्स, there are trade barriers, there can be time lags in international transportation and it might delay the arrival time. अगर आप लोगों में से अभी किसी ने न्यूज़ सुना होगा, so 2030 तक the idea is and the policies are being let down कि 2030 तक इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, एंड जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसकी सप्लाई चेन का लीडर बनाना है। पर जो हम लोगों का मेजर प्रॉब्लम आता है ना, वो टाइम लैग्स की वजह से आता है। हमारे पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं चीज़ें, और डोमेस्टिक लैग भी होता है, डोमेस्टिक टाइम लैग भी होता है, एंड हम लोगों का इंटरनेशनल टाइम लैग भी होता है, क्योंकि अगर हम सप्लाई चेन को लीड करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम लोगों का फर्स्ट स्टेज में ही कोई टाइम लैग हो गया तो वो हमारा सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। ये
practically this is one of the important one of the what do I say drawbacks जो कि इंडिया को अभी ओवरकम करना बचा हुआ है. एंड ऑल्सो जब हम बोलते हैं ना कि हमारा टाइम लैग हो रहा है, उसकी वजह से हम लोगों की कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है. तो अगर हम लोग टाइम लैग्स को कंट्रोल करेंगे, लिमिट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कॉस्ट में भी बहुत रिडक्शन आएगा. So these are various complications that may arise when we discuss the international trade, and therefore various payment methods have been established so that the companies can export or import in a manner that maximizes the MNC's value. So before going on to those payment methods, we will first understand what is a supplier credit. Supplier मतलब जो हम लोगों का supplier हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो हम लोगों का exporter है, जो कि goods supply कर रहा है. Buyer मतलब जो कि हम लोगों का importer है. Importer again here we are talking it as a country or a company. It is not one on one transaction. तो credit मतलब पैसा, finance जो involved है. तो क्या हो सकता है, या तो ये जो इम्पोर्टर है ये डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट कर सकता है, या फिर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को की हेल्प के साथ भी कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री केसेस दैट कैन अराइज व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लायर्स क्रेडिट. नंबर वन इज दैट देयर इज अ डायरेक्ट, ये जो केस वन मैंने लिखा है, केस वन इज कि बायर डायरेक्ट सप्लायर को पैसा दे देता है एंड सप्लायर फिर गुड्स प्रोवाइड कर देता है इम्पोर्टर को. दिस इज केस वन. केस टू इज कि बायर के पास सपोज अभी पैसा नहीं है, तो फिर वो अपने डोमेस्टिक बैंक को बोलेगा कि आप मेरे लिए गारंटी दे दीजिए इस सप्लायर को कि जैसे ही मैं इन गुड्स को सपोज आगे सेल ऑफ करूँगा और मेरे पास पेमेंट आ जाएगा, तो फिर मैं पेमेंट कर दूंगा एक्सपोर्टर को. सो दिस इज केस टू. अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को बोलता है दैट आई डोंट हैव मनी, यू गिव मी, आई गिव यू द मनी व्हेन आई सेल दीज कमोडिटीज टू थर्ड पार्टी, तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप नहीं होता. बट अगर किसी कंट्री का कोई डोमेस्टिक बैंक गारंटी लेता है, तो हमारा ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड तीसरी चीज़ हम लोगों की क्या हो सकती है, केस थ्री, कि ये जो डोमेस्टिक बैंक है ये डायरेक्टली इस एक्सपोर्टर को कांटेक्ट ना करके ये फॉरेन बैंक को कांटेक्ट करे कि आप हमारे इंपोर्टर की तरफ से गारंटी दे दीजिए. अच्छा, अब ऐसा क्यों होगा? डायरेक्टली ये जो बायर है या इंपोर्टर है ये फॉरेन बैंक को तो अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेन बैंक दूसरी कंट्री के इंपोर्टर की नंबर वन तो गारंटी नहीं ले सकता है, एंड नंबर टू वो उसको जानता भी नहीं होगा कि वो उसकी गारंटी ले. वेयर एज जो हम लोगों के डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं और फॉरेन बैंक्स होते हैं, उनका आपस में दे नो ईच अदर, दे नो कि ठीक है ये अगर किसी को रेफर कर रहे हैं तो वो क्रेडिट वर्दी होगा, इसीलिए उसको रेफर कर रहे हैं. दैट इज वाई दिस डोमेस्टिक बैंक इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग डायरेक्टली टू द सप्लायर और द एक्सपोर्टर, इट कैन अप्रोच द फॉरेन बैंक एंड इट कैन इंसिस्ट एंड रिक्वेस्ट दिस फॉरेन बैंक कि आप हमारे इंपोर्टर के लिए की तरफ से गारंटी ले लीजिए. सो दिस इज हाउ द सप्लायर क्रेडिट वर्क्स. बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, जो नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो डिस्कस किया था. सो इन दैट इफ़ यू रिमेंबर वी डिस्कस सर्कुलर फ्लो कि अगर हम लोगों का ये सपोज बिजनेस फर्म्स हैं और ये हाउस होल्ड्स हैं, और अगर यहाँ से जो भी हमारा लीकेज होता है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू, सॉरी एरो उल्टी हो गई है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू जो हाउस होल्ड्स है ये अपना सेविंग प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू हमारा ये जो सर्कुलर फ्लो है ये चलता रहता है. सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे इम्पोर्टर के पास पैसे नहीं हैं, तो हम लोगों को इकोनॉमी रन करने के लिए, ये इंटरनेशनल ट्रेड रन करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है. सो नाउ दैट माई लैपटॉप इज़ ओपन आई कैन रीड योर मैसेजेस ऑल्सो. प्लीज़ टेल मी क्या आप लोगों को ये फर्स्ट पेज क्लियर है? मैं ये अपलोड भी कर दूँगी. आई विल अपलोड दिस ऑल्सो. Is this first page clear to all? Please confirm. Then we will start with the methods of payments. And is it fine if we do like this, or do you want me to write down? I can write down, but I'll write the same points. Okay, it's clear only to Ashu. What about others? Kashish, आपको clear है? Yes, ma'am. Okay.
So let us now start with the methods of payment to settle the international transactions. अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को 4 मेथड्स करने हैं. सो सॉरी 5 मेथड्स करने हैं. फर्स्ट इज़ प्रीपेमेंट, सेकंड इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट which is also written like this, third is draft, fourth is consignment and fifth is open account. आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि या तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ पेमेंट टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, या फिर डिफरेंस आ जाएगा कि प्री पेमेंट में और लेटर्स ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस है. हम ये सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, सबसे पहले विल स्टडी दैट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ पर्टिकुलर मेथड. Then we will discuss what are the benefits, where exactly is it used, in practical terms, what is the risk to importer, what is the risk to exporter. तो हम ये 4-5 चीज़ों के बेसिस पे हर मेथड को डिस्कस करेंगे. तो हो सकता है 2 या 3 में आपको क्वेश्चन आ जाए कि रिस्क टू एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा कौन से मेथड में होता है या सबसे कम कौन से मेथड में होता है, उस मेथड को एक्सप्लेन करो. सो क्वेश्चन कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स बट द क्वेश्चन विल बी अ थ्योरी क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज प्री पेमेंट. प्री पेमेंट क्या होता है ना, यहाँ पे इम्पोर्टर पहले पेमेंट कर देता है और उसके बाद एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को गुड्स प्रोवाइड करता है. अब आप खुद देखो ये हमारा किस केस में हो सकता है. ये हमारा उसी केस में हो सकता है जब जब इस एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि ये हम लोगों को पैसा देंगे या नहीं देंगे. वेयर एज जो ये एक्सपोर्टर है, सपोज इस एक्सपोर्टर की बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है कि ये तो हमेशा अपना क्वालिटी गुड्स ही डिलीवर करते हैं. तो बेसिकली इस केस के अंदर इम्पोर्टर को पेमेंट, इम्पोर्टर पहले पेमेंट दे देता है. तो वैसे देखा जाए तो रिस्क इम्पोर्टर को होता है इसमें ज़्यादा, क्योंकि गुड्स बाद में आते हैं. बट ऐसे केसेस हम लोगों के कब अराइज होते हैं, आप ये नीचे वाला पॉइंट देखो, when the importer lacks the credit worthiness and when the importing countries are in any kind of financial difficulty. कि वहाँ पे सपोज इम्पोर्टर का रेप्यूटेशन भी अच्छा है बट इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, किसी तरह का रिसेशन या डिप्रेशन या तो चल रहा है या एक्सपेक्टेड है. सो इस केस के अंदर हमारा जो एक्सपोर्टर है, बाय एक्सपोर्टर अगेन आई एम सेइंग एक्सपोर्टर एज अ कंपनी, वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता है एंड देयरफॉर वो पेमेंट पहले ही मंगवा लेता है. मोड ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र टू एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट, या फिर जो हम लोगों के नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड डेबिट्स होते हैं थ्रू द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरी बैंक, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट, विच एवर मेथड वी कैन यूज. द ओनली कंसर्न इज दैट इट शुड बी अ प्री पेमेंट. Benefits, it provides the greatest degree of protection to the exporter. It provides the greatest degree of protection to the exporter क्योंकि उसको पैसा पहले ही मिल जाता है. So this was your first method of payment to settle the international transaction. Is this method clear? Is this method clear? Please confirm. Sakshi, Mudit, Ishita. Okay, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड, दैट इज लेटर्स ऑफ क्रेडिट. देखो लेटर्स ऑफ क्रेडिट तो क्या आप लोगों ने फाइनेंस में पहले लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ा है? लेटर ऑफ क्रेडिट पहले पढ़ा है फाइनेंस में? 12th में पढ़ा है. ओके. हाँ 12th में आई थिंक आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा शायद, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स था तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा. नहीं आशु 12th में कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है? इकोनॉमिक्स में तो मेरे को ध्यान नहीं है. हाँ बिजनेस स्टडीज में साइंस. ओके नो प्रॉब्लम सार्थक. ऑलराइट, सो लेटर्स ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली कि बैंक, आप लोगों ने वो पढ़ा है सार्थक, मैक्रो में तो मैंने खुद पढ़ाया था, ट्रेजरी बॉन्ड्स पढ़े थे कि गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड्स इशू कर देता है. ट्रेजरी बॉन्ड्स किया था ना. तो लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं है. लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रॉमिसरी नोट होता है. ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है. ये प्रॉमिसरी नोट बैंक इशू करता है इम्पोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को कि हम आपको पेमेंट कर देंगे. दिस इज योर लेटर ऑफ क्रेडिट. सो दिस इज लाइक अ सिक्योरिटी, दिस इज लाइक एन एडवांटेज टू द एक्सपोर्टर कि उसको ये अश्योरेंस रहता है
कि अगर हम लोगों का ये इम्पोर्टर पेमेंट नहीं कर पाएगा तो हमारे पास ये लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब आप देखो सार्थक, कोई भी ट्रेजरी बॉन्ड है हम लोगों का या कोई प्रॉमिसरी नोट होता है, उस प्रॉमिसरी नोट की, अगर वो प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ने, बैंक ने हमको दिया है इंस्टेड की एक इम्पोर्टर कंपनी ने दिया है, तो बैंक की ज़्यादा वर्दीनेस होती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक letter of credit is a type of promissory note which is issued by the bank on behalf of importer that promises to pay the exporter after presenting the shipping documents in compliance with the terms stipulated therein. Then the advantage to the exporter is assured of receiving payments from the issuing bank regardless of the buyer's ability और विलिंगनेस, दोनों चीज़ें हैं। बेसिकली अगर किसी भी सिचुएशन में एक्सपोर्टर को पैसा नहीं मिलता है तो बैंक उसको पैसा देगा। एडवांटेज टू द इम्पोर्टर इज इफ द इम्पोर्टर डज नॉट हैव सॉरी द इम्पोर्टर डज नॉट हैव टू पे फॉर द गुड्स until the shipment has been made and the documents are presented in the good order। क्योंकि बेसिकली हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हम लोगों का इम्पोर्टर को भी इसमें एडवांटेज है, एक्सपोर्टर को भी इसमें एडवांटेज है, बिकॉज इम्पोर्टर कैन सी एंड चेक कि अगर गुड्स उसी क्वालिटी के नहीं हैं, उतनी क्वांटिटी में नहीं है, जैसा डिटेल्ड गुड्स उन्होंने मांगे थे वो चीज़ नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। डॉक्यूमेंट्स में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं एसोसिएटेड विद इनवॉइस, बिलिंग एंड जो भी हमने क्लियरेंस लिया हुआ है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये चीज़ें फुलफिल्ड नहीं है। अब अगर सिर्फ कंपनी टू कंपनी का हम लोगों का ट्रांजैक्शन होता और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, तो उस केस में ये जो इम्पोर्टिंग कंपनी है, इसको एक्सपोर्टिंग कंपनी को बोलना पड़ता कि आपकी ये चीज़ें नहीं है। कोई ऑथराइज्ड या हम लोगों का जो बैंकिंग प्रॉमिसरी नोट है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें प्रॉमिसरी नोट में लिखा होता है कि आपको पेमेंट जब भी होएगी जब आपकी ये सारी चीज़ें फुलफिल्ड होंगी। तो एक तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्टर भी कंपेल्ड है कि उसको अपना प्रॉपर डिलीवरी ऑफ गुड्स करना है, तभी उसको पेमेंट मिलेगा। So this is your second method of payment when we talk about international trade, that is letter of credit. Third is consignment. Consignment क्या होता है? First, the exporter will ship the good. उसके बाद importer इन goods को third party को sell करता है. So I'll just draw this. मैं इसको draw ही कर देती हूँ. So basically this is an exporter. So this exporter is going to first deliver the goods to the importer. This importer is then going to sell the goods to the थर्ड पार्टी। उसके बाद जब इस थर्ड पार्टी से इसको इम्पोर्टर को पेमेंट मिलेगा, तब ये इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट देगा। दिस इज कंसाइनमेंट। सो फर्स्ट द एक्सपोर्टर शिप द गुड्स, importer receive the goods, sell it to third party and thereafter the payment is made by the importer to the exporter। अच्छा, अब ये कब होता है? जब हम लोगों के कोई लॉन्ग टर्म रिलेशंस चल रहे होते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म रिलेशन मीन्स दैट देयर इज अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट between the importers and the exporters। the trust is so high कि ठीक है, जब इनको मिलेगा तब आप पेमेंट, तब ये हम लोगों को पेमेंट कर देंगे। हाउएवर इस केस के अंदर हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होता है। तो क्योंकि अगर हम लोगों का, सिंस इंटरनेशनल ट्रेड में हम कंपनीज़ का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो हमारी कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ गुड्स को इंपोर्ट करती हैं, तो उतना ही ज़्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड होता है अगर किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाती है तो। इसलिए हम लोगों के जो कंसाइनमेंट्स हैं वो जनरली यूज़ होते हैं सब्सिडरी कंपनीज एंड पेरेंट कंपनी के बीच में। सब्सिडरी कंपनी एंड पेमेंट कंपनीज के बीच में के ट्रेडिंग के लिए कंसाइनमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ना कि सेलिंग इट टू अ कम्प्लीटली different company, because here the risk is too much। Is these 2 points clear to all? Letters of credit and consignment, is it clear to all? या सार्थक, आपको समझ आया है? साइंस बैकग्राउंड, कोई Yes, प्रॉब्लम Anita. समझने में? ओके Yes. ओके, सो next is open account। So again I have already made a flow chart। So here if this A is exporter, ये exporter पहले अपने गुड्स को डिलीवर करेगा पोर्ट के ऊपर, उसके बाद ये अपने डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करेगा इंपोर्टर के पास। इंपोर्टर विल कलेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, इंपोर्टर विल टेक दिस डॉक्यूमेंट टू द पोर्ट एंड विल चेक कि ठीक है, ये सारे जो गुड्स हैं ये इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता चुकी हूँ सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
और उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसको पेमेंट करेगा। सो इस केस के अंदर भी इम्पोर्टर को, इस केस में हमारा इम्पोर्टर को हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है। और ये सारी चीज़ें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होती हैं कि पहले गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर चेकिंग होएगी और उसके बाद पेमेंट होएगा। So open account is that goods is available to importer before the payment. Risk to importer, there is no risk to importer, क्योंकि उसके पास तो गुड्स भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, कॉन्फर्मेशन भी है, उसके बाद फिर वो पेमेंट करता है। टाइम ऑफ पेमेंट इज डिसाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर इन दिस केस देयर इज हाई रिस्क टू importer. In this case there is high risk to importer. Next and the last one is the draft. So yeah, uh, इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। सो दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगेन दिस इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस which is drawn by one party, exporter generally, instructing the buyer to pay the face amount of the draft upon the presentation. जब आपको मिल जाएगा, जब आप फेस अमाउंट दे देना। however in this case there is less protection to exporter as compared to the letter of credit, obviously, because banks are not obligated on the behalf of buyers. यहाँ पे हम लोगों के बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। therefore in this case एक्सपोर्टर को लेस प्रोटेक्शन मिलता है। देन ट्रांजैक्शंस ऑन ड्राफ्ट बेसिस आर नोन एज द डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस, and there can be of two types, that is exporter bank send shipping documents. It is like exporter bank will send the shipping documents and the importer bank will receive these shipping documents. तो हमारे जो ट्रांजैक्शन और ड्राफ्ट से डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस होता है, ये बैंक टू बैंक भी हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों का डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन importer एंड एक्सपोर्टर नहीं होगा, अगर हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो। Now there are types of draft: site draft and time draft. So let's first discuss the site draft. So site draft is that documents are provided against the payment, ठीक है? And same some protection to exporter because banks will release the shipping documents after receiving the exporter's instruction. पहले एक्सपोर्टर्स बताएंगे कि ठीक है, आप अब डॉक्यूमेंट्स हो गए, नाउ यू मे रिलीज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो एक्सपोर्टर जब इंस्ट्रक्ट करेंगे तभी बैंक्स देंगे, एंड द बायर डज नॉट हैव टू पे फॉर द मर्केंटाइज अंटिल द ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अगर हम लोगों का बैंक टू बैंक में हो रहा है तो। एंड देन टाइम ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स आर अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस और द साइनिंग। तो साइट ड्राफ्ट में क्या था, दैट इट इज अगेंस्ट पेमेंट। यहाँ पे आप साइन करते ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर सकते हो। नाउ एक्सपोर्टर्स इंस्ट्रक्ट टू रिलीज द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द साइनिंग, वेयर एज साइट ड्राफ्ट में क्या है हम लोगों का, अगेंस्ट द पेमेंट है जब वो कंफर्म करेगा। सो इम्पोर्टर प्रोमिसेस टू पे द एक्सपोर्टर एट अ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर, इसीलिए यहाँ पे टाइम ड्राफ्ट मतलब इन फ्यूचर, सिर्फ अभी हम साइन के बेसिस पे हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। So here this accepted draft is also termed as the trade acceptance. This draft is also termed as the trade acceptance. Trade acceptance क्यों? क्योंकि हम सारी जगह पे सिर्फ साइन कर रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें लिखी हैं, जो गुड्स लिखे हैं, जो इनकी क्वालिटी के बारे में लिखा है, क्वांटिटी के बारे में लिखा है, अगर हमको वो सारी चीज़ें रिसीव होती हैं तो फिर हम आपको फ्यूचर में इस डेट पे पेमेंट करेंगे। तो टाइम डेट को हम ट्रेड एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड फाइनेंस मेथड्स। इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ करनी है। सो ये मैं अभी नहीं कराना चाहती। व्हाट आई डू इज कि मैं एक बार लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, और जो अभी तक हमने किया है ना, वो मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ। दिस ट्रेड फाइनेंसिंग मेथड्स, दिस विल डू टुमारो, दिस विल डू टुमारो, अदरवाइज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे आप लोगों को। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन फ्रॉम लैपटॉप। In the meantime, if you want to ask anything, you can ask. So I'll just share the screen.
Okay, I hope my screen is visible. So, this is Unit 3, Chapter 19. And yeah, if you want, you can send in your messages. I am able to read them through iPad. Okay, so payment methods for international trade. So यहाँ पे इन लोगों ने इस पैरा में बताया है, इस पैरा they are talking about that what are the problems or how international trade is different from the domestic trade. Then they have discussed and explained what is supplier credit, and thereafter they have discussed these five types of methods. So the first is this prepayment method. We have discussed the prepayment method. इस टेबल पे मैं बाद में आऊँगी, ठीक है? पहले मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ, एक बार दिखा देती हूँ. सो लेटर्स ऑफ क्रेडिट, then they discuss about draft or bills of exchange, documentary collections, document against acceptance, trade acceptance, ये सब अभी हमने डिस्कस कर लिया. Consignment we discussed, open account we discussed, and impact of the credit crisis on payment methods. ये दे आर जस्ट एक्सप्लेन कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, जस्ट 3-4 लाइन्स. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज ट्रेड फाइनेंस मेथड. दैट इज दी 6-7 मेथड्स दैट वी नीड टू डू. सो विल डू दिस टुमारो. एक बार मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ वो जहाँ पे कंपैरिजन है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. सो एक सेकेंड. यस. सो यहाँ पे आप देखो, दिस फर्स्ट इट इज़ टॉकिंग अबाउट मेथड्स. तो यहाँ पे हमने मेथड्स का कंपैरिजन किया है. प्री पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, साइड ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, टाइम ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेंस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो वी आर कंपेयरिंग दिस. सो प्री पेमेंट में यूजुअल टाइम ऑफ शिपमेंट इज बिफोर शिपमेंट. Goods available to buyers is after payment. Risk to exporter is none, and risk to importer relies completely on the exporter to ship goods as ordered. So there is a high risk to importer. सेकेंड मेथड भी डिस्कस लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट हम पेमेंट कब करते हैं, जब हम लोगों का शिपमेंट हो जाता है. गुड्स कब अवेलेबल होते हैं, जब हम लोगों की पेमेंट हो जाती है. Then very little or none depending upon the credit terms, that is the risk to exporter. Risk to importer is assured that shipment has been made but relies on exporter to ship goods described in documents. Then we have side draft, documents against the payment. So this is the usual time of payment is on presentation of draft to buyer. Goods to buyers is available after payment, and risk to exporter is that if draft is unpaid, then must dispose of goods. Risk to importer is same as above unless the importer can inspect the goods before he is making the payment. Then we have time draft, that is documents against acceptance. यूजुअल टाइम इज ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द ड्राफ्ट्स. दैट इज हम लोग जब भी डिसाइड करेंगे कि ठीक है हम ट्रेड एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमको जब भी गुड्स मिलेगा, हम एक प्री डिसाइडेड डेट पे आपको पेमेंट करेंगे. गुड्स इज अवेलेबल बिफोर द पेमेंट, and risk to exporter relies on buyers to pay the drafts, and risk to importer same as above. In the case of consignment, usual time of payment is at the time of sale by the buyer. Goods available to buyers is before the payment. Risk to exporter, it allows importer to sell inventory before paying the exporter. Risk to importer is none. And open account is as agreed. Then the goods available to buyers is before payment, and risk to exporter relies completely to pay account as this, and this risk to importer is none. So that's it. Now if you want to ask anything you can ask. If you want to ask anything you can ask, पर इससे ज़्यादा concepts मैं आज नहीं कराऊंगी, नहीं तो बहुत confusion हो जाएगा. This is what I feel. Do you want to do the other concepts? कल फिनिश हो जाएगा, उसमें ऐसी वो नहीं है कि आज ही फिनिश करना है. इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट एन ओवरफ्लो ऑफ थियोरेटिकल, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. whatever we did today, is that clear to you? Whatever we did today, is that clear to you? Anything that you guys want to ask? Because if you don't want to ask, then I would like to do something else, and I'll just take your attendance. That's fine. Give me 1 second.
So today is what, 8th? Abhinav, Yuvraj, Shubham, Ritika, Manvi, Siddhant, Bhavya, Sarthak, Present, ma'am. okay, Mudit, Present, ma'am. okay, Meghna, Ishita, Sakshi, Present, ma'am. okay, Ashu. Ma'am, Ishita turned her mic on and उसके बाद आवाज नहीं आई उसकी. Yeah, Ishita was there. Okay. Ashu, Present, ma'am. okay, Parth, Present, ma'am. okay, Sachin, Kunal, Avinash, Kashish, Amit, Raj, Abhishek, Present. okay, Aman, Guncha, Ayush, Vidisha, Present, ma'am. okay, Yash, Aryan, Harsh, Parth, Rithal, Shrey, Ashwin, Ayushi, Kabir, Abhishek, okay, Kashish, Vinay, Sanjana,